Assalamualaikum everyone. Let's start our today's discussion. आई होप कि बेटा आप लोगों ने कल के लेक्चर को रिवाइज किया होगा और बुक रीडिंग लाजमी करी होगी। देखें, बुक रीडिंग साथ साथ करेंगे तो थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल। और अगर आपने बुक रीडिंग एंड के लिए पाइल अप कर ली तो बेटा बिलीव मी, ये 500-600 पेजेस एंड में याद करना एक नाइटमेयर बन जाएंगे, एक बहुत खतरनाक प्रॉब्लम बन जाएंगे। अल्टीमेटली बहुत सारे बच्चे फिर पेपर ही नहीं देते हैं। सही है। तो बेटा कोशिश करनी है कि बुक को साथ साथ रीड करना है, तभी मैं लेक्चर के साथ साथ बुक को रिव्यू करवाता हूं। एक थोड़ा सा बेटा ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस क्लास। बेटा हमने नया चैप्टर शुरू किया था। चैप्टर का नाम था बेटा, याद करें, मोटिवेशन। व्हाट इज मोटिवेशन? हमने ये पढ़ा कि मोटिवेशन मींस चेंज इन बिहेवियर। इंसान के बिहेवियर में चेंज आ जाने को हम क्या कहते हैं बेटा? मोटिवेशन कहते हैं। सवाल ये उठता है कि इंसान का बिहेवियर कब चेंज होता है, हमारा बिहेवियर कब चेंज करेगा? तो हमने ये पढ़ा था कि बिहेवियर उस वक्त चेंज होगा जब हमारी कोई नीड अफेक्ट होगी। सो मोटिवेटिंग पीपल इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग देयर नीड्स। एक बार बेटा मैंने आपकी नीड आइडेंटिफाई कर ली तो आपको मोटिवेट करना, आपके बिहेवियर को चेंज करना मेरे लिए बहुत आसान है। इट इज सिंपली लॉजिकल। एक बार मुझे बस क्या आइडेंटिफाई करना है कि आपकी नीड क्या है। क्या आपका नीड पैसा है? क्या आपकी नीड रिस्पेक्ट है? क्या आपकी नीड जॉब टाइटल है? एक बार मेरे हाथ में आपकी नीड आ गई, मुझे ये पता चल गया कि आपको क्या चीज मोटिवेट करती है, तो आपका बिहेवियर मेरे कंट्रोल में होगा। मैं आपकी उस नीड को फुलफिल करता जाऊंगा और मैं आपके बिहेवियर को चेंज करता जाऊंगा। Now, this applies when we are dealing with people in the normal life, and this also applies जब हम अपने employees के साथ डील कर रहे होते हैं, हम अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ डील कर रहे होते हैं। क्योंकि बेटा जब हम अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ डील कर रहे हैं और अगर हमारे हाथ में उनकी नीड है, हमें पता है कि उन्हें क्या चीज मोटिवेट करती है, तो हम उनके बिहेवियर को एक मिनट में चेंज कर लेते हैं। इसकी बहुत सिंपल मिसाल दूं बेटा, रोड पर अगर एक पुलिस वाला पकड़ ले और बोले मैं चालान काट रहा हूं, तो अब उसके बिहेवियर को चेंज करवाना है, उसको समझाना है कि तू मेरा चालान ना काट। तो कुछ की नीड पैसे होते हैं, पैसे देकर कुछ बच्चे काम करा लेते हैं, मैं गलत बात है वैसे, लेकिन कुछ बच्चे पैसे देकर जान छुड़ा लेते हैं। लेकिन कुछ पुलिस वालों को जैसे ही आप पैसे दोगे सामने से जट थप्पड़ पड़ेगा, है भाई। तो फिर उधर नीड क्या होती है? रिस्पेक्ट। कितनी बार प्यार से बात कर लो, छोड़ देता है। तो हर बंदे की एक नीड है। ये बहुत जरूरी है कि हमें अगले बंदे की नीड समझ आ जाए। जैसे ही मुझे अगले की नीड समझ आ गई, मैं उसका बिहेवियर एकदम चेंज कर दूंगा, है भी। सो मोटिवेशन इज चेंज इन बिहेवियर। ना दैट कैन बी अ पॉजिटिव चेंज एंड दैट कैन बी अ नेगेटिव चेंज। ओके। और ये नीड्स हमारे बिहेवियर को क्या कर रही होती हैं? चेंज कर रही होती हैं। इस पर हमारी लास्ट क्लास में डिबेट रही थी। तो बेटा मोटिवेशन क्या होती है, नीड्स एंड गोल्स क्या होते हैं, कि एवरी पर्सन हैज डिफरेंट नीड्स एंड गोल्स। मोटिवेशन थ्योरी की बेसिक अजम्पशन है कि हर इंसान के कुछ नीड्स और गोल्स हैं। अच्छा देखिए, जब हमारी जिंदगी में गोल खत्म हो जाते हैं, है भी, जब हमारी जिंदगी में गोल खत्म हो जाते हैं तो हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। अक्सर हम में से बहुत सारे लोग मिड लाइफ क्राइसिस में होते हैं। मिड लाइफ क्राइसिस क्या है कि सारे शौक जल्दी जल्दी पूरे कर लिए, तो अब मोटिवेशन ही खत्म हो गई, कुछ करने का दिल ही नहीं चाह रहा। तो नीड्स होना बहुत जरूरी है। जब तक नीड नहीं होगी तब तक मोटिवेशन नहीं होगी। लाइफ का मजा नीड्स के साथ है। व्हेन देयर आर नीड्स, व्हेन देयर आर गोल्स, व्हेन देयर आर ऑब्जेक्टिव्स, दे चेंज आवर बिहेवियर। ओके। बेटा फिर उसके बाद हमने मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस पर बात करी थी। फिर याद करें बेटा, एक डिस्कशन हुई थी कि जब इंप्लॉइज मोटिवेटेड होंगे तो बेहतर रिजल्ट्स देंगे, वो बेहतर प्रोडक्टिविटी देंगे। बट दिस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड, क्योंकि बेटर रिजल्ट्स और प्रोडक्टिविटी के और भी रीजंस हो सकते हैं। आप इंप्लॉइज को अच्छे इक्विपमेंट्स दें, वो बेटर रिजल्ट्स देंगे। बेटर टेक्नोलॉजी दें, वो बेटर रिजल्ट्स देंगे। सो मोटिवेशन सब्जेक्टिवली मेजर हो सकती है, आप इसे एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर कभी भी मेजर नहीं कर सकते। तो याद करें, इस मसले पर बात हुई थी।
फिर क्लास के एंड में हमने बात शुरू कर दी थी मोटिवेशन थ्योरीज के ऊपर। उसको मैं दोबारा से एक बार रिवाइज कराऊंगा और फिर बात को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि कल बस ये एंड की तरफ बात हुई थी। गौर से सुनिएगा बेटा, डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट थ्योरीज बयान करी दैट हाउ वी कैन मोटिवेट द पीपल। डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट थ्योरीज बयान करी, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट बयान करी कि हम लोगों को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। तो बेटा इसके अंदर दो ग्रुप ऑफ पीपल डेवलप हो गए। बेटा जब हम मोटिवेशन पर बात करते हैं तो हमें दो ग्रुप ऑफ पीपल नजर आए, यानी राइटर्स की दो सोच नजर आई। एक ग्रुप ऑफ राइटर्स हैं जो कंटेंट स्कूल को मानते हैं। सुनिएगा मेरी बात बेटा, एक ग्रुप ऑफ राइटर्स हैं जो किसे मानते हैं, कंटेंट स्कूल को मानते हैं। ना व्हाट इज कंटेंट स्कूल? बेटा कंटेंट स्कूल का मानना यह है कि अगर आप लोगों को मोटिवेट करना चाहते हो तो आप उन्हें राइट कंटेंट दो। मेरी बात को गौर से सुनिएगा बेटा, कंटेंट स्कूल का मानना यह है कि अगर आप लोगों को मोटिवेट करना चाहते हो तो बेटा आप उन्हें क्या दो, राइट कंटेंट दो, राइट चीज से मोटिवेट करो। अगर किसी की नीड फिजियोलॉजिकल नीड है, अगर किसी की नीड फिजियोलॉजिकल नीड है तो उसे फिजियोलॉजिकल कंटेंट से मोटिवेट करो। फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, मनी, अगर किसी की नीड फिजियोलॉजिकल है। अगर किसी की नीड सेफ्टी नीड है तो उसे जॉब सिक्योरिटी वगैरह देकर मोटिवेट करो। अगर किसी की नीड सोशल नीड है तो उसे रिलेशनशिप, एफिलिएशन, इन चीजों से मोटिवेट करो। अगर किसी की नीड एस्टीम नीड है, ईगो एस्टीम, तो उसको आप एस्टीम नीड, ईगो नीड के जरिए सेटिस्फाई करो। और बेटा अगर किसी की नीड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि वो अपने आप को मजीद इंप्रूव करना चाहता है, ही वांट टू बी बेटर वर्जन, तो उसको फिर आप अलग तरह से मोटिवेट करते हो। उसे आप चैलेंजेस दे देकर मोटिवेट करते हो, उसे आप नए काम दे देकर मोटिवेट करते हो। सो एवरीवन हैज डिफरेंट नीड्स, एवरीवन हैज डिफरेंट नीड्स, है भी। अभी मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल दूं, एक दोस्त के शादी में गए हुए थे, तो अब आजकल एक नया ट्रेंड आ गया भाई अमीरों की शादी में, कि भाई बाकायदा शादी में बाउंसर्स हायर किए जाते हैं। बाउंसर कौन होते हैं भाई? बाउंसर्स देखे भाई, बाउंसर्स जो मूवी में कसिनोज में खड़े होते थे, बाउंसर्स, वो 4 पैक एप्स, 8 पैक एप्स वाले और बिल्डर बॉडी गार्ड्स, ऐसे हट्टे कट्टे लंबे लंबे बॉडी गार्ड्स होंगे और वो आपके साथ चल रहे होंगे। तो अब आप खाली देखो, आप बोलो यार इसको शादी के इवेंट के अंदर ये बाउंसर्स अपने साथ चलाने की क्या जरूरत थी, कि एक एक बंदा चल रहा है उसके साथ चार चार बाउंसर जो फैमिली के लोग हैं और एक अलग ही भरम में चल रहे हैं। है भी, एक आम आदमी देखकर सोच रहा है यार ये कितने पैसे जाया कर रहा है। ये नहीं है भाई, दैट इज ईगो नीड, उसकी एक ईगो है, एक अना है कि भाई मैं चलूं तो लगे कि भाई एक भरम आया, कोई बंदा आया था। एवरीवन हैज डिफरेंट नीड। अब्राहम मैस्लो ने कहा कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नीड्स एंड दे गेट मोटिवेटेड व्हेन दैट पर्टिकुलर नीड इज सेटिस्फाइड। ये है कंटेंट स्कूल की सोच, जिस पर हमारी लास्ट क्लास में बात चल रही थी। और एक है प्रोसेस स्कूल। प्रोसेस स्कूल ये कहता है कि सिर्फ कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। बेटा प्रोसेस स्कूल ये कहता है कि सिर्फ कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो वर्कर है उसका ये बिलीव हो कि मैं इस प्रोसेस को पूरा कर सकूंगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में इस पर बहुत सारी एग्जांपल्स दी थी। मुझे आप 10 लाख रुपए दे दो और बोलो कि भाई वैसे तू 10 पुशअप लगा दे, मैं मोटिवेट नहीं होऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे दिल से पता है कि मैं ये नहीं कर सकता। यानी मुझे प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। अब कंटेंट जितना भी अट्रैक्टिव हो, अगर मुझे प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। बात को समझे।
बेटा मैं आपको ये बोलूं कि बेटा तुम अच्छी पढ़ाई करो, तुम अच्छी पढ़ाई करो, तुम अच्छा ग्रेड लाओ, तो तुम बहुत बेहतरीन जॉब पाओगे, तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। बेटा तुम्हारा इस प्रोसेस पर ट्रस्ट होना जरूरी है। एक बच्चे ने कहा सर कोशिश तो कर सकते हैं ना। बेटा अगर मैंने कोशिश कर ली तो इसका मतलब मैं मोटिवेट हो गया। और मेरा जिंदगी में एक बात पर बिलीव है कि जो चीज की कोशिश कर ली उसमें तो हार है ही नहीं। कोशिश कर ली तो हो ही जाएगा। कोशिश करके तो सारे ही काम हो जाते हैं। 8 पैक एब्स बनाना और पुशअप लगाना और पुलअप लगाना क्या बड़ी बात है। मसला ये है कि जब तक मेरा उस प्रोसेस पर ट्रस्ट नहीं होगा मैं कभी भी मोटिवेट नहीं होऊंगा। बेटा एक ही डॉक्टर के पास 4 लोग जाते हैं, 2 उसके ट्रीटमेंट को पूरी तरह फॉलो करते हैं और 2 फॉलो ही नहीं करते। जो 2 फॉलो ही नहीं कर रहे असल में उन्हें उस प्रोसेस पर ही ट्रस्ट नहीं है। जिसे प्रोसेस पर ट्रस्ट होगा वही मोटिवेट होगा। यह है प्रोसेस स्कूल की सोच। बेटा देर आर 2 schools of thought that how people get motivated. What is content school? The right content will motivate us. What is content school? The right content will motivate us. मेरी बात को बेटा प्लीज गौर से कंसंट्रेशन से सुने। व्हाट इज कंटेंट स्कूल? द राइट कंटेंट, द राइट आउटकम, द राइट रिजल्ट विल मोटिवेट अस। कभी तुम्हें ये मिलेगा। What is process school? Yes, the content is important, but it is equally important कि लोगों का उस प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। नाउ बेटा हमने लास्ट क्लास में कंटेंट स्कूल का पहला राइटर पढ़ना शुरू किया था, अब्राहम मैस्लो। वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। यानी मैनेजमेंट की दुनिया में इब्राहिम मैस्लो की थ्योरी लाजमी पढ़ाई जाती है। हर्ट्जबर्ग पढ़ाया जाए या ना जाए, इब्राहिम मैस्लो लाजमी पढ़ाया जाता है। इब्राहिम मैस्लो ने क्या बात करी? इब्राहिम मैस्लो ने एक हिरार्की बनाई। इब्राहिम मैस्लो ने ट्राइंगल बनाया, एक हिरार्की बनाई, लेवल बनाए कि ये इंसान की नीड्स हैं। इब्राहिम मैस्लो का ये कहना है कि इंसान की मोटिवेशन में जो सबसे पहली नीड है वो है उसकी फिजियोलॉजिकल नीड। इब्राहिम मैस्लो का ये कहना है कि इंसान की मोटिवेशन में जो उसकी सबसे पहली नीड है बेटा वो है उसकी फिजियोलॉजिकल नीड। अच्छा मैस्लो कहता है कि हर इंसान सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड से ही शुरू करता है। Now, what is physiological need? फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर। हर इंसान की सबसे पहली नीड है उसकी फिजियोलॉजिकल नीड। हर इंसान जो सबसे पहली बार बेटा मोटिवेट होता है वो अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरी करने के लिए मोटिवेट होता है। हर इंसान बेटा जो जिंदगी में सबसे पहली बार मोटिवेट होता है वो अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरी करने के लिए मोटिवेट होता है। व्हाट इज फिजियोलॉजिकल नीड बेटा? फिजियोलॉजिकल नीड क्या है? फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर। हर इंसान जिंदगी में सबसे पहली बार अपनी फिजियोलॉजिकल नीड के लिए मोटिवेट होता है। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में जॉन और स्टीव की कहानी सुनाई थी, है भी। अगर आपको एक और मिसाल दूं बेटा, एक और मिसाल दूं, इत्तेफाक से कल टीवी देख रहा था तो ये एग्जाम्पल आप लोगों के लिए ढूंढ दी। बस चलते फिरते मिसालें ढूंढ रहे होते हैं आपके लिए। बेटा इंटीरियर का, सिंध इंटीरियर का एक प्लेयर है धानी, बॉलर है। आई होप आप तमाम लोगों को पता होगा इंटीरियर सिंध का एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बॉलर है धानी। ऐसा है भाई। ही बिलोंग्स टू अ वेरी पुअर फैमिली, बहुत गरीब लड़का था ये। हाँ भाई शाहनवाज धानी आ गया भाई, नाम एक बच्चे ने भेज दिया चैट बॉक्स पर। ही बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, बहुत गरीब इंटीरियर का लड़का था। बेटा इसने जिंदगी में सबसे पहली बार क्रिकेट किस लिए खेली?
मुझे बताएंगे? जिंदगी में सबसे पहली बार जब ये पहली बार क्रिकेट खेलने गया, तो बेटा ये इतना गरीब था कि इसके बाद जूते लेने के पैसे भी नहीं थे। जब ये पहली बार ट्रायल्स के लिए गया तो चप्पल पहनकर गया था। तो लोगों ने कहा भाई तू जूते लाना भूल गया। तो ही वॉज सो पुअर कि उसके पास शूज के पैसे भी नहीं थे। तो जिंदगी में पहली बार जो उसने खेला, वो किसके लिए खेला? जी भाई, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। उसने कहा, सोचा था भाई कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलेगा। बेटा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलना इज अ बिग थिंग। 22 करोड़ लोग हैं इस मुल्क में और 22 करोड़ लोग क्रिकेट खेलते हैं। मेरा मानना है 22 करोड़ में से सारे ही क्रिकेट खेलते होंगे अपने यहाँ, है भाई। उसमें से 11 टॉप प्लेयर्स, 11 की क्रीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलती है। बेटा आप सोचो, शाहनवाज दानी जब जिंदगी में पहली बार क्रिकेट खेलने के लिए गया, जब पहली बार मैचेस खेले, पहली बार वो पीएसएल में गया ना, जिसने पहली बार बड़े पर्दे पर खेला, जो पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल होती है। सो द फर्स्ट टाइम एनी प्लेड वाज फॉर द फिजियोलॉजिकल नीड। पहली बार अपने फिजियोलॉजिकल नीड के लिए खेला था। फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, है भी। लेकिन बेटा एक सवाल है, क्या आज भी ये प्लेयर फिजियोलॉजिकल नीड के लिए खेलता होगा? तो जवाब मिला हरगिज नहीं। आज ये फिजियोलॉजिकल नीड के लिए नहीं खेलता। अब ये उससे ऊपर जाता जाएगा। फिजियोलॉजिकल के बाद अगली ख्वाहिश होती है इंसान की सेफ्टी नीड, कि यार मेरी एक पक्की नौकरी लग जाए, मेरी कहीं लगी बंदी नौकरी लग जाए। तो आपको पता है होता क्या है कि जो भी प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनते हैं, तो उन्हें हर महीने एक सैलरी मिलती है। चाहे मैच खेले या ना खेले, उनका नाम प्लेइंग 11 में आए या ना आए, उन्हें सैलरी मिलेगी। वो सैलरी उसकी सेफ्टी नीड को पूरा करती है। वो सैलरी उसकी किसको पूरा करती है बेटा? सेफ्टी नीड को पूरा करती है। और अभी रिसेंटली शाहनवाज दानी को चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, जो मुराद अली शाह का चीफ मिनिस्टर है, उसने बुलाया और उसको एक रिप्रेजेंटेशन प्रोग्राम दिया कि भाई आप सिंध हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे। तो अब जब चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ उसको मिलने का मौका मिला, तो ये आज उसे एक नई तरह की मोटिवेशन मिली। आज उसकी सोशल नीड पूरी हुई, है भाई। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये प्लेयर एस्टीम या ईगो नीड पर जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये प्लेयर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर जाएगा। व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? फिर जब प्लेयर्स बहुत ऊपर बड़ा नाम बन जाते हैं, फिर भी वो खेलते रहते हैं, नई नई बॉल्स ट्राई करते रहते हैं, ट्रेनिंग्स में लगते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं। तो इब्राहिम मैस्लो ने हमें क्या समझाया कि एवरी इंडिविजुअल पासेस थ्रू दिस हिरार्की। अगर आज आपने मैस्लो की हिरार्की को समझना है और किसी क्रिकेट प्लेयर के ऊपर रखकर समझना है, तो शाहनवाज धानी के ऊपर तो कोई मूवी नहीं है, हर किसी को पता भी नहीं होगा कि क्या प्लेयर है। मैक्सिमम आप गूगल करके इसके बारे में पढ़ सकते हो। आप MS धोनी, जो धोनी के ऊपर मूवी बनी है पूरी, जो MS धोनी के ऊपर मूवी बनी है, वो आप देख लो जाकर कि कैसे वो पहले फिजियोलॉजिकल नीड के लिए खेला था, कि क्योंकि वो सेलेक्ट नहीं हो पाया था, फिर वो रेलवे की नौकरी करने जाता था। फिर उसने अपने बाप को बोला था कि बस 1 साल मुझे क्रिकेट आजमाने दो, नहीं खेल सका वापस नौकरी पे चला जाऊंगा। नाउ द फर्स्ट टाइम व्हेन ही वाज प्लेइंग, दैट वाज फॉर हिज फिजियोलॉजिकल नीड। लेकिन क्या आज भी धोनी फिजियोलॉजिकल नीड के लिए खेलता होगा? नो। अब तो रिटायर हो गया, अब तो सिर्फ लीग्स वगैरह जो होती है उनमें पार्टिसिपेट करता है। लेकिन अब आज ही इज पार्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आज बस एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए खेलता है बंदा, क्या रोके, आई वॉन्ट टू बी अ बेटर वर्जन, आई वॉन्ट टू ट्राई न्यू थिंग्स, आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस। सो इब्राहिम मैस्लो ने हमें क्या समझाया कि एक इंसान हिरार्की के डिफरेंट लेवल्स से गुजरता है। बेटा एक इंसान हिरार्की के डिफरेंट लेवल्स से गुजरता है। द फर्स्ट लेवल इज द फिजियोलॉजिकल नीड, द सेकंड लेवल इज द सेफ्टी नीड, द थर्ड लेवल इज लव, सोशल नीड, कि यार मैं किसी ग्रुप के साथ एफिलिएट हो सकूं। द फोर्थ लेवल बेटा हमारे पास क्या आ जाता है? फोर्थ लेवल आ जाता है एस्टीम, ईगो, रिस्पेक्ट, स्टेटस।
और फिर एक लेवल आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अच्छा, एक खास बात आपको मैं बताऊं, आप जिंदगी के जिस दर्जे पर होगे आप दूसरे को उसी चश्मे से देखोगे, है भाई। आप जिंदगी के जिस दर्जे पर होगे आप दूसरे को उसी चश्मे से देखोगे। इसका क्या मतलब है? यानी आज भी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इतने सालों बाद शाहिद आफरीदी क्रिकेट खेलता है पैसे कमाने के लिए। ओ भाई, उसकी पर्सनल वेल्थ इतनी ज्यादा है कि उसको खेलने की जरूरत ही नहीं है। अब आज भी कुछ लोग समझते हैं कि जरदारी सियासत करता है पैसे के लिए। अब पैसे के लिए सियासत नहीं करता, पैसा उसने बहुत कमा लिया। लोग समझते हैं नवाज शरीफ सियासत पैसों के लिए करता है। नहीं नहीं नहीं, अक्सर लोग आपने देखा होगा बोलते हैं यार ये इतना पैसा कमाकर क्या करेंगे। पैसा बहुत है, पैसे के लिए नहीं कर रहे आप। अब एक एस्टीम नीड है यार कि आई हैव टू बी द प्राइम मिनिस्टर, मेरा एक स्टेटस हो, एस्टीम नीड है। अब पैसों वाली बात तो चली गई। तो बेटा, हिरार्की ऑफ नीड्स, हर बंदे का अपना अपना एक लेवल है और बंदा उन लेवल से पास ऑन करता है भाई। आपके ख्याल में ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, क्या ये आज पैसों के लिए सियासत करते हैं? पैसा बहुत है भाई, इतना पैसा है 7-8 मसले खर्च करें तो भी नहीं खत्म कर सकेंगे। एक एक मुल्क की इकोनॉमी जितना पैसा इन्होंने करप्शन करके जमा कर लिया। अब बात चल रही है एस्टीम, ईगो। एंड यस, देन देयर आर गुड पीपल ऑल्सो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। यार वी हैव टू बी अ बेटर वर्जन, वी हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग इट। अब इब्राहिम मैस्लो ने बेटा एक तो ये हिरार्की समझाई, बट मैस्लो ने इसके साथ कुछ चीजें समझाई। मैस्लो का कहना था कि हर बंदा इन लेवल से गुजरता है, और मैस्लो ये मानता था कि जब तक बंदे की एक नीड पूरी नहीं होगी वो कभी भी दूसरी नीड की तरफ पास ऑन नहीं करेगा। यानी इंसान हमेशा पहले फिजियोलॉजिकल को सेटिस्फाई करेगा, वो करने के बाद वो सेफ्टी की तरफ जाएगा, वो करने के बाद वो सोशल नीड की तरफ जाएगा, वो करने के बाद वो एस्टीम की तरफ जाएगा। यानी मैस्लो का कहना था कि इंसान हमेशा इस हिरार्की को ही फॉलो करेगा। लेटर ऑन इसकी थ्योरी क्रिटिसाइज भी हुई, इसकी बुराइयां भी हुई, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है। आपको पता है जरूरी नहीं है कि हर बंदा इसी हिरार्की को फॉलो करे। यानी मैं ऐसे लोगों को जानता हूं बेटा जिनके लिए फिजियोलॉजिकल नीड की प्रायोरिटी नहीं होती, उनकी सोशल नीड बहुत बड़ी होती है भाई। दे वैल्यू रिलेशनशिप, अफेक्टिवनेस, एफिलिएशन मोर देन द बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। कुछ लोगों के लिए उनकी एस्टीम नीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग हमेशा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए ही काम कर रहे होते हैं। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम हमेशा इसी हिरार्की को फॉलो करें, बट मैस्लो ने ये कहा था कि इंसान हमेशा इस हिरार्की को फॉलो करेगा। ओके, सो एक तो मैंने आपको 5 नीड समझाई। ना लेट्स रीड द फर्दर स्टेटमेंट्स जो मैस्लो ने बयान करी। देखिएगा जरा गौर से। एन इंडिविजुअल नीड कैन बी अरेंज्ड इन अ हिरार्की। मैस्लो क्या कह रहे हैं कि इंसान की नीड्स को आप हिरार्की में अरेंज कर सकते हो। हिरार्की माने लेवल्स, कि भाई पहली नीड ये है, फिर दूसरी नीड ये है, तीसरी नीड ये ऑफ रिलेटिव प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी माने कि इन इन लेवल्स में वो जाए, इन इन लेवल्स में वो आगे बढ़े, जो इसने ऊपर आपको शो कर दिया। ईच लेवल ऑफ नीड इज डोमिनेंट until satisfied. Only then does the next level of need becomes a motivating factor. अब देखो मैस्लो का मानना क्या था कि जब तक इंसान अपने एक लेवल को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो कभी भी दूसरे लेवल की तरफ नहीं जाएगा। ये मैस्लो का कहना था, लेकिन मैस्लो का ये मॉडल लेटर ऑन क्रिटिसाइज हुआ था, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोगों का आर्ग्यूमेंट ये था कि कितनी बार ऐसा होता है कि हम मल्टीपल लेवल्स को एक साथ लेकर चल रहे होते हैं। हम मल्टीपल लेवल्स को एक साथ लेकर चल रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको कल इसकी मिसाल दी थी, मैं दोबारा दूं। शाहरुख खान से एक इंटरव्यू में सवाल हुआ, शाहरुख खान से एक इंटरव्यू में सवाल हुआ, बेटा शाहरुख खान का एक्टिंग कैरियर आप में से बहुत सारी लोगों की उम्र एज से भी ज्यादा है।
या मैं शायद ये बोल दूं कि शाहरुख खान जिस वक्त किंग खान बना था, उस वक्त आप में से कितने सारे लोग पैदा भी नहीं हुए थे, और ऐसे उसने 10-12 साल किंग खान, मोस्ट डोमिनेटिंग एक्टर बनकर पैसा कमाया है। सो ही इज वेरी रिच। तो शाहरुख खान से इंटरव्यू में सवाल हुआ कि सर आज आप इतना काम क्यों करते हो, आज भी आप मूवीज बनाते हो, काम करते हो, वाई, इतना पैसा है आपके पास? तो उसने क्या जवाब दिया कि मैं काम करता हूं इस डर से कि मैं दोबारा गरीब ना हो जाऊं। यानी उसने हवाला दिया सेफ्टी नीड का। उसने कहा मुझे मोटिवेट करता है वो डर, यार मैंने बहुत गुर्बत देखी है स्टार्ट में, मैं दोबारा गरीब ना हो जाऊं। तो शाहरुख खान रेफर कर रहे हैं सेफ्टी नीड को, लेकिन उसी के साथ साथ बेटा आज वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर खड़ा है। जाहिर है बेटा उसने इतना पैसा कमा लिया है कि वो सारे लेवल पूरे कर चुका है। जब वो किंग खान बन गया, इतने साल तक किंग लीडिंग एक्टर रहा, तो ईगो भी सेटिस्फाई कर ली। आज वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए काम करता है, चैलेंजिंग रोल्स एक्सेप्ट करता है, लेकिन साथ में वो ये कह रहा है कि मैं अपनी सेफ्टी नीड को भी देखता हूं। तो इसका मतलब हुआ कि इब्राहिम मैस्लो का जो कॉन्सेप्ट था कि इंसान एक नीड को पूरी करने के बाद फिर आगे बढ़ जाता, एक नीड को पूरी करने के बाद आगे बढ़ जाता है, और इसने क्या कहा, अ नीड विच हैज बीन सेटिस्फाइड नो लॉन्गर मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल बिहेवियर। इस बात को लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ऐसा नहीं है। कितनी बार क्या होता है कि हमारी एक नीड सेटिस्फाई हो चुकी होती है, लेकिन वो नीड हमें लेटर ऑन भी बेटा मोटिवेट कर रही होती है। तो इब्राहिम, अच्छा अब इब्राहिम मैस्लो की थ्योरी, बेटा सारे कोई भी थ्योरी 100% सही नहीं हो सकती। दीज ऑल आर मैनेजमेंट थ्योरीज, दीज ऑल आर ओपिनियन बेस्ड थ्योरीज। इब्राहिम मैस्लो का जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट क्या था, मैस्लो की सोच क्या थी कि भाई इंसान इस हिरार्की से गुजरता है, और एक बार जिस स्लॉट को उसने सेटिस्फाई कर लिया, फिर वो स्लॉट की तरफ वापस नहीं आएगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन बाद में इसे लेटर ऑन क्रिटिसाइज किया गया, इसकी लिमिटेशंस आई, कैसा होना जरूरी नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी एक नीड पहले सेटिस्फाई हो चुकी है, हम आगे भी बढ़ गए, लेकिन हमारे लिए अभी भी वो पुरानी वाली नीड इंपॉर्टेंट होती है। हमारे लिए बेटा अभी भी वो पुरानी वाली नीड क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो यस, कितनी बार ऐसा होता है कि वो पुरानी नीड भी हमें मोटिवेट कर रही होती है। तो ये मैस्लो का एक क्रिटिसिज्म था। सेकंड क्या बोला, द नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैन रेयरली बी सेटिस्फाइड। नाउ दिस इज वेरी ट्रू। मैस्लो ने कहा आप जिंदगी की तमाम नीड्स को पूरा कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को क्यों सेटिस्फाई नहीं कर सकते? क्योंकि ये आपकी अपने आप से जंग है। क्योंकि ये आपकी अपने आप से जंग है। मैं आपको इसकी एक मिसाल दूं। बेटा मैं हर साल जब रिकॉर्डिंग करता हूं, मैं हर साल कोशिश करता हूं कि एक कोर्स को फिर रिकॉर्ड करूं। वैसे पुराना कोर्स बिल्कुल सही होता है, लेकिन मैं फिर रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूं। हर साल जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूं तो मैं पुरानी चीजों में बहुत सारी चेंजेस लाता हूं। मैं कहता हूं कि यार इस बार जो मैं रिकॉर्डिंग करूंगा दैट विल बी आउट ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट होगी वो। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? हर बार मैं अपनी तरफ से बेस्ट रिकॉर्डिंग करता हूं, फिर मेरे दिल में ख्याल आता है यार मैं इसमें ये भी तो कर सकता था, मैं इसमें ये भी तो कर सकता था। ये तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का अमल है। आई डोंट ट्राई टू सिंग बेटर देन अदर्स। मैं दूसरों से बेहतर गाने की कोशिश नहीं कर रहा। आई ऑलवेज ट्राई टू सिंग बेटर देन माई सेल्फ। मैं हमेशा अपने पिछले वर्जन से बेहतर गाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जंग तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती ना, ये मुकाबला तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मैस्लो ने कहा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन fulfillment of personal potential to be a better version of your own self। ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और ये चीज कभी भी खत्म नहीं हो सकती। दिस इज वेरी ट्रू, इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इंसान की एक ऐसी नीड है जो मौत तलक जारी रहेगी। जब तक कब्र में गिर नहीं जाऊंगा तब तक ये सफर खत्म नहीं होगा, वरना हमेशा डिससेटिस्फाइड रहूंगा कि यार ये जो मैंने किया, आई कैन डू बेटर देन दिस।
मुझे और बेहतर करना चाहिए था, मुझे और बेहतर करना चाहिए था। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो बेटा ये मैस्लो की थ्योरी हम पढ़ते जा रहे हैं कि इब्राहिम मैस्लो ने क्या थ्योरी, क्या कॉन्सेप्ट बयान किया है। फिर इसके अलावा मैस्लो ने दो नीड्स और भी बयान करी है। इन एडिशन मैस्लो डिस्क्राइब फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सप्रेशन नीड। अब ये दो एडिशनल नीड्स इसने बयान करी, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बेटा मैस्लो का ये कहना है कि सवाल करने की आजादी होना, सवाल करने की आजादी होना, इंक्वायरी करने की आजादी होना, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी, आजादी राय भी इंसान की एक नीड है। अच्छा बेटा आपको पता है ये नीड पुराने जमाने में नहीं मानी जाती थी, आज का जमाना इस नीड को मानता है कि आजादी राय, लिबर्टी, ये भी इंसान की नीड है। फॉर सोशल कंडीशंस परमिटिंग फ्री स्पीच एंड इंकरेजिंग जस्टिस, फेयरनेस एंड ऑनेस्टी, ये भी इंसान की बेटा एक नीड है। आजादी राय, इख्तियार करना भी इंसान की एक नीड है। बेटा मेरा आपसे एक सवाल है, हम तमाम लोग अपनी दिन के कितने घंटे सोशल मीडिया पर देते हैं? प्लीज मुझे बताइएगा। हम तमाम लोग अपने दिन के कितने आवर्स सोशल मीडिया में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, व्हाट्सएप है, हम कितने घंटे सोशल मीडिया को देते हैं भी? बेटा मैं जाती तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर दिन के 24 घंटे है ना तो 12 घंटे सोशल मीडिया पे गुजारता हूँ, मोबाइल सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर वक्त दिया हुआ है। सवाल, बेटा सोशल मीडिया पर हम क्यों वक्त देते हैं, मुझे बताएंगे? क्या मोटिवेट करता है हमें सोशल मीडिया पर जाने के लिए? बेटा सोशल मीडिया हमारी इस नीड को फुलफिल करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो दिल चाहे बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो दिल चाहे बोल सकते हैं, ये हमारी एक नीड है। आजादी राय इख्तियार करना, ये हमारी एक नीड है बेटा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी, ये हमारी एक नीड है। अच्छा आपको पता है कुछ लोग, जैसे मैं आज बेटा अगर फेसबुक पे कोई पिक्चर लगाऊं, कोई लेक्चर लगाऊं, तो 50 लोग अगर मेरी तारीफ करेंगे तो 2 लोग मेरी बुराई करेंगे। क्या मुझे उन 2 लोगों की बुराई से नाराज होना चाहिए? क्या मुझे उनसे लड़ना चाहिए? नो। फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी, आजादी है राय, लोगों का हक है यार। ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया मेरे ओपिनियन से एग्री कर ले? अभी मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दूं, मुझे जब कोविड हुआ तो मैं 2-3 दिन बच्चों के मैसेजेस के जवाब नहीं दे सका। तो एक बच्चा बड़ा नाराज हुआ, बोला आप हमें जवाब नहीं देते और आप अपनी जिंदगी को दूसरी की जिंदगी के ऊपर प्रायोरिटी देते हैं, हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे थे, हम आपके स्टूडेंट हैं। मैंने कहा 1 मिनट भाई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे तुम्हारे पास है ऐसे हमारे पास भी है भाई। हमारी जाती जिंदगी, हमारी कारोबारी जिंदगी के ऊपर है। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एवरीवन्स राइट। मैस्लो ने ये कहा कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी लोगों को मोटिवेट करता है। और आज यही वजह है ना कि हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अचीव करने में हमें हेल्प करता है। आजादी राय भी इंसान की एक जरूरत है, ये मैस्लो ने समझाया। फिर इसी तरह मैस्लो ने यह भी कहा कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग नीड, बेटा सीखना, लर्निंग। मैस्लो ने कहा कि लर्निंग भी कुछ इंसानों की नीड है, टू गेन नॉलेज ऑफ द एनवायरमेंट, टू एक्सप्लोर, टू लर्न, ये भी इंसानों की एक जरूरत है। आपको पता है बहुत सारे लोग ट्रेवलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उससे लर्निंग मिलती है, सीखने को मिलता है। तो मैस्लो ने कहा कि लर्निंग, सीखना, ये भी इंसान की एक जरूरत है। बेटा मैं बातों को रिपीट करूंगा, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। बेटा हम मोटिवेशन की थ्योरीज पढ़ रहे हैं। बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? मोटिवेशन की थ्योरीज पढ़ रहे हैं। व्हाट आर मोटिवेशन थ्योरीज? थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन का मतलब हुआ वो चीजें जो इंसान कैसे मोटिवेट होगा,
डिफरेंट राइटर्स और डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट ने हमें ये समझाया कि हम इंसानों को कैसे मोटिवेट करें। कंटेंट स्कूल ये कहता है कि अगर आप लोगों को मोटिवेट करना चाहते हो तो गिव देम द राइट कंटेंट। बेटा कंटेंट स्कूल ये कहता है कि अगर आप लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं तो बेटा गिव देम द राइट कंटेंट, उन्हें सही चीज दीजिएगा। और बेटा प्रोसेस स्कूल ये कहता है कि अगर आप लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं तो उन्हें सही प्रोसेस के जरिए मोटिवेट करें। व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस का मतलब हुआ उन्हें ये बिलीव दिलवाएं कि उनका प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट हो। जाहिर है प्रोसेस स्कूल पर अभी डिबेट होगी, मैंने करी नहीं है, तो विक्टर रूम की पूरी थ्योरी हम पढ़ेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कंटेंट स्कूल के ऊपर कर रहे हैं। कंटेंट स्कूल बिलीव्स दैट पीपल गेट मोटिवेटेड व्हेन दे गेट द राइट कंटेंट। कंटेंट स्कूल का मानना है कि बेटा लोग उस वक्त मोटिवेट होंगे जब उन्हें क्या मिलेगा, जब उन्हें बेटा राइट कंटेंट मिलेगा। व्हेन पीपल विल गेट द राइट कंटेंट दे विल गेट मोटिवेटेड। और फिर कंटेंट स्कूल में हमारे पास एक राइटर इब्राहिम मैस्लो, जिन्होंने हिरार्की ऑफ कंटेंट, हिरार्की ऑफ नीड बताया। फिजियोलॉजिकल नीड, द बेसिक फूड शेल्टर, सेफ्टी नीड, लव सोशल नीड, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। फिजियोलॉजिकल नीड क्या है बेटा? बेसिक फूड शेल्टर वगैरह। सेफ्टी नीड क्या है बेटा? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ इनकम हो, एक सर्टेनिटी इन द लाइफ हो। लव या सोशल नीड क्या है? रिलेशनशिप, एफिलिएशन, बिलोंगिंग। एस्टीम नीड क्या है? ईगो, टू बी नंबर वन। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज पर्सनल पोटेंशियल टू बी बेटर वर्जन, टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। फिर मैस्लो ने क्या कहा कि इंसान इस हिरार्की में स्टेप बाय स्टेप चलता है। जैसे जैसे उसकी एक नीड पूरी होती जाती है बेटा, वैसे वैसे वो दूसरे लेवल की तरफ मूव ऑन करता जाता है। बेटा जैसे जैसे उसकी एक नीड पूरी होती जाती है वैसे वैसे वो दूसरे लेवल की तरफ बढ़ता जाता है। फिर इसने कहा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कभी भी पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हो सकती। एंड द लास्ट इज फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी, आजादी राय भी इंसानों की नीड है। और इसने कहा कि नॉलेज, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग ये भी इंसानों की नीड है। बेटा मैस्लो की थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म्स आए, कुछ लिमिटेशंस आई, कुछ लिमिटेशंस, कुछ क्रिटिसिज्म आए। पहला देखो, अब इस पहला क्रिटिसिज्म क्या है? इंडिविजुअल बिहेवियर में बी इन रिस्पॉन्स टू सेवरल नीड्स। बेटा ये जो बात मैंने आपको ऊपर बोली थी, मैस्लो ने क्या बोला था कि इंसान की एक नीड पूरी हो जाती है फिर वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है, फिर उसे दूसरी चीज मोटिवेट करती है, फिर दूसरा लेवल पूरा हो जाता है तो उसे तीसरी चीज मोटिवेट करती है। लेकिन क्रिटिसिज्म ये आया कि जरूरी नहीं है कि हर इंसान के साथ यही बिहेवियर हो। बेटा जैसे मैंने आपको शाहरुख खान की मिसाल दी, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए भी काम करता है और वो सेफ्टी नीड के लिए भी काम करता है। अगर कोई मुझे बोले कि वैस मिर्चा वाला आज क्यों पढ़ाता है भाई, अगर कोई मुझे बोले कि वैस मिर्चा वाला आज क्यों पढ़ाता है, तो यस, पढ़ाने के पीछे मेरी एक एस्टीम नीड है कि यार आई शुड बी नंबर वन, मेरे बच्चे पोजीशन मारे, मेरी एक एस्टीम नीड है। लेकिन उसके साथ साथ मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड भी है। मैं हर बार अपना बेहतर वर्जन बनना चाहता हूं। मेरे दिल में एक सेफ्टी नीड का भी ख्याल है कि यार अगर मैं काम नहीं करूंगा तो ये मेरा पैसा खत्म हो जाएगा। तो क्रिटिसिज्म ये आया कि इंसान एक वक्त पर एक ही नीड को रिस्पॉन्ड कर रहा हो ये जरूरी नहीं है। पीपल कैन रिस्पॉन्ड टू मल्टीपल नीड्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। लोग एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर मल्टीपल नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मैस्लो ने यहां क्या बोला था? मैस्लो ने यहां बोला था अ नीड which has been satisfied
नो लॉन्गर मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल बिहेवियर। लेकिन ये क्रिटिसाइज क्या हुआ कि देखें ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि एक वक्त पर एक ही नीड रोल प्ले कर रही हो, मल्टीपल नीड्स हमें एक साथ मोटिवेट भी कर सकती हैं। फिर दूसरी बात, द सेम नीड may cause different behaviors in different individuals। बेटा जरूरी नहीं है कि एक नीड तमाम इंसानों को एक ही डायरेक्शन में मोटिवेट करे। यानी देखो, कुछ लोग सोशल नीड को ए तरीके से फुलफिल करेंगे और कुछ लोग सोशल नीड को बी तरीके से फुलफिल करेंगे। कुछ लोगों की सोशल नीड ऐसे पूरी होती है कि वो अपने दोस्तों में जाकर बैठे, कुछ लोगों की सोशल नीड ऐसे पूरी होती है कि वो ऑफिस के अंदर ही किसी एफिलिएशन का पार्ट बने। तो हर इंसान के लिए नीड एक जैसा रिस्पॉन्स दे ये जरूरी नहीं है। डिफरेंट नीड्स डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट बिहेवियर्स क्रिएट करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा एक नीड मेरे अंदर अगर ए बिहेवियर क्रिएट कर रही है तो जरूरी नहीं है कि वो आप में भी ए बिहेवियर क्रिएट करे, हो सकता है वो आप में कोई और बिहेवियर क्रिएट करे। एंड द थर्ड क्रिटिसिज्म इज नॉट ऑल नीड्स मैनिफेस्ट देम्स इन अ हिरार्कियल ऑर्डर। बेटा तमाम नीड्स जरूरी नहीं है कि वो एक हिरार्कियल ऑर्डर में ही आए। अच्छा, अब आप इस बात को समझें। बेटा मैस्लो ने ये जो रिसर्च करी थी अंग्रेजों के ऊपर करी थी। अच्छा, अब मैं आपको इधर एक बात समझाऊं। बेटा अंग्रेजों की नीड में और हमारी जो हमारा मशरिक है, मशरिक की जो नीड्स हैं, है भी एक वेस्ट है जो वेस्टर्न सोसाइटी है, ये वेस्टर्न सोसाइटी की रिसर्च है। ईस्टर्न सोसाइटी में जरूरी नहीं कि आपको यही हिरार्की नजर आए, आपको जेंडर वाइज भी हिरार्की डिफर होती हुई नजर आती है। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, बेटा एक वेस्टर्न औरत में और एक ईस्टर्न औरत की नीड्स में बहुत फर्क होता है। एक ईस्ट की औरत कितनी बार, अच्छा मैं नहीं कह रहा सबके लिए नहीं बोल रहा भाई, एक ईस्ट की औरत कितनी बार सोशल नीड को प्रायोरिटी दे रही होती है, अपनी फैमिली के लिए बाकी चीजें सेक्रीफाइस कर देती है, लेकिन एक वेस्ट की औरत इस हिरार्की को फॉलो करती है। गिव इट अ थॉट ना बेटा। बेटा हमारी माओ ने क्या किया, अच्छा हमारी 90% ऑफ द मदर्स ने जॉब नहीं करी, दे सेलेक्टेड टू बी द हाउस वाइफ, दे सेलेक्टेड टू बिकम अ मदर। उन्होंने हाउस वाइफ माँ बनना, घर गृहस्थी से संभालने को ज्यादा प्रेफरेंस दी। तो उन्होंने तो मैस्लो की थ्योरी को ही तोड़ दिया। उस माँ ने फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी और इन चीजों के बारे में कब सोचा, ईगो के बारे में कब सोचा? तो कहा यह गया कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए ये नीड्स की हिरार्की अलग अलग हो सकती है। मैस्लो ने ये बोला कि हर इंसान इसी हिरार्की को फॉलो करेगा, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। डिफरेंट लोगों के लिए बेटा ये नीड्स की हिरार्की अलग हो सकती है, यानी उनके लिए सीक्वेंस भी अलग हो सकती है। ओके सो अच्छा, सिमिलरली आपको पता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए बहुत सारी नीड्स की इंपॉर्टेंस नहीं होती और कुछ लोगों के लिए कुछ नीड्स की इंपॉर्टेंस होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारा एक दोस्त था, वो सोशल नीड को प्रेफरेंस करता है, उसकी जिंदगी का मकसद गैदरिंग्स, मिलना जुलना, लोगों से रिलेशनशिप रखना, यही उसका ऑब्जेक्टिव है। यानी वो 2 बजे के बाद काम नहीं करता, बोलता है बस मेरा शौक है कि मैं लोगों में बैठूं मिलूं। उसके लिए सोशल नीड सबसे पहले आती है। सो डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट हिरार्की। मैस्लो ने ये जो कहा कि हर बंदा एक जैसे लेवल से गुजरेगा, ये गलत। सो बेटा आई विल गिव अ रिवीजन, मैं बात को रिव्यू करता हूं, आप तमाम लोगों की मुझे कंसंट्रेशन चाहिए। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। बेटा थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन ने हमें क्या समझाया, समझे इस बात को। बेटा थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन ने हमें क्या समझाया कि लोग किस तरह से मोटिवेट होंगे। बेटा बाकायदा राइटर्स ने थ्योरीज लिखी इस मसले पर कि लोग किस तरह से मोटिवेट होंगे, लोगों को क्या चीजें मोटिवेट करेंगी, है भी लोगों को क्या चीजें मोटिवेट करेंगी। तो बेटा फिर इसके ऊपर 2 स्कूल ऑफ थॉट आए। एक स्कूल है कंटेंट
स्कूल जो कहता है कि अगर आप लोगों को मोटिवेट करना चाहते हो तो यू हैव टू गिव देम द राइट कंटेंट। और कंटेंट स्कूल में फिर हमारे पास जो पहला राइटर था वो इब्राहिम मैस्लो था, जिसने कहा कि एक हिरार्की ऑफ नीड है। आप ये आइडेंटिफाई करो कि इंसान की नीड अभी क्या है और आप उसे वो कंटेंट ऑफर करो। इब्राहिम मैस्लो, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इब्राहिम मैस्लो क्या कह रहा है कि एक इंसान इन डिफरेंट लेवल्स से गुजर रहा है। एक इंसान इन डिफरेंट लेवल्स से गुजर रहा है, जिनसे गुजरते गुजरते वो अपनी नीड्स को क्या कर रहा है बेटा, सेटिस्फाई कर रहा है। मैस्लो का ये कहना था कि जब तक इंसान एक लेवल को पूरा नहीं करेगा वो दूसरे लेवल पर नहीं जाएगा, एंड वंस ही सेटिस्फाइज द लेवल फिर वो दूसरे लेवल की तरफ जाएगा। लेकिन मैस्लो ने जो एक गलती करी वो क्या करी, उसने कहा सब पर एक जैसी हिरार्की लगेगी। फिर उसने कहा कि एक वक्त पर एक नीड होती है। उसने कहा कि एक वक्त पर एक नीड होती है हमारी, एंड वंस दैट नीड इज सेटिस्फाइड फिर हमें वो नीड मोटिवेट ही नहीं करेगी, जिस पर भी लेटर ऑन क्रिटिसिज्म आया। अच्छा, एक बात मैस्लो ने बिल्कुल सही कही कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है अपना बेहतर वर्जन बनना। फिर उसने कहा कि इंसान की दो नीड्स और हैं, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ लर्निंग नॉलेज, ये भी इंसान की नीड है। और फिर उसके बाद हमने मैस्लो की लिमिटेशंस पढ़ी कि भाई एक इंसान की एक वक्त पर मल्टीपल नीड्स हो सकती हैं। फिर एक बोला गया कि डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट नीड्स के लिए डिफरेंट तरह बिहेव करेंगे। जो मैस्लो कह रहा है कि हर इंसान की नीड को फुलफिल करके आप एक डायरेक्शन में लीड कर सकते हो, वो नहीं है। और फिर उसने कहा कि हर इंसान के लिए नीड्स की हिरार्की अलग अलग होगी। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ आती है बेटा? प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए चैट बॉक्स पर। जो लोग रिकॉर्डिंग लेंगे, बेटा मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर थम्स अप भेजा करें कि हाँ सर हमें समझ आ रहा है। सही है भाई? नाउ अब एक और राइटर आया, बहुत अच्छा राइटर है ये भी भाई, मजेदार राइटर है, हर्ट्सबर्ग। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, फ्रेडरिक हर्ट्सबर्ग। अच्छा सर, पॉइंट सी अगेन एक्सप्लेन कर दें। बेटा पॉइंट सी जो लिमिटेशन का है वो ये कहता है कि बेटा हर इंसान के लिए नीड की हिरार्की अलग अलग होगी। देखो मैस्लो का ये कह रहा था कि सबके लिए एक जैसी हिरार्की चलेगी, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लेकिन बेटा क्रिटिसिज्म ये था कि हर इंसान के लिए हिरार्की अलग अलग होगी। इस चीज को समझे, जो हिरार्की मेरे लिए जरूरी नहीं है कि वो हिरार्की आपके लिए भी हो। अच्छा अब ऐसा क्यों है ये बेटा थॉट, ऐसा क्यों है? बेटा हो सकता है कि मेरे लिए सोशल नीड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे लिए ईगो नीड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। बेटा आपको कितने लोग ऐसे नजर आते होंगे जो फिजियोलॉजिकल को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे, गरीब है तो भी फिजियोलॉजिकल को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, ईगो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट हिरार्की लेवल्स। जो मेरी हिरार्की है वही हिरार्की जरूरी थोड़ी आपकी हो। यानी मेरे लिए हो सकता है एक नीड पहले आती हो सकता है आपके लिए वो नीड बाद में आती हो। ओके ना? बेटा हर्ट्सबर्ग ने बड़ी अच्छी बात समझाई, बड़ी समझने वाली मजेदार डिस्कशन है ये, लेकिन मैं आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाहूंगा इसमें। अब सुनिएगा बेटा, आप एक ऑफिस में गए, सुनिएगा प्लीज गौर से। बेटा आप एक ऑफिस में गए, जॉब थी आपकी, आप पहला दिन आप ऑफिस गए। बेटा ऑफिस गए तो ऑफिस में टेबल लगा हुआ था आपके लिए, टेबल टेबल है टेबल। जैसे ही आप ऑफिस में गए आपने टेबल को देखा, आपने कहा अरे दादा मुझे टेबल मिलेगा, आज तो मैं बड़ा मोटिवेटेड हूं। फिर आपने चेयर देखी, चेयर पड़ी थी, अरे आपने कहा मुझे चेयर भी मिलेगी, अब तो मैं और ज्यादा मोटिवेटेड हूं।
आपने देखा उधर एसी चल रहा था, अरे आपने कहा यार यहाँ तो एसी भी है यार, मैं तो और ज्यादा काम करूंगा। फिर आपने देखा सफाई भी हुई थी, झाड़ू भी लगी हुई थी, सफाई हो रही है, आपने कहा यार इधर तो सफाई भी हुई है, अब तो मैं और ज्यादा काम करूंगा। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? क्या ये टेबल कुर्सी सफाई, क्या ये हमें मोटिवेट करती है? बोले भाई यस और नो? नो, नो। बेटा आप क्लासेस लेने आते हो कॉलेज, सुनना, इधर सुनना, आप कॉलेज में आए क्लास लेने, बेटा उधर कुर्सियां लगी हुई थी, तो एक बच्चे ने कहा अरे यार इधर तो कुर्सियां भी लगी हुई हैं, आज तो मैं बहुत जान मार के पढ़ूंगा। क्या कुर्सियां कभी आपको मोटिवेट करती हैं? बेटा एसी चल रहा था, अरे आपने कहा दादा यहाँ तो एसी भी चल रहा है, मजा आ गया भाई, यहाँ तो एसी भी चल रहा है, अब तो मैं बहुत जान मार के पढ़ूंगा। क्या एसी आपको मोटिवेट करता है? नो। कारपेट लगा हुआ है, अरे आपने कहा सर जी यहाँ तो कारपेट भी है, आज तो मैं बहुत पढ़ूंगा। क्या कारपेट मोटिवेट करता है? नो। तो बेटा अगर ये चीजें मोटिवेट नहीं करती तो उतरवा देता हूँ। एक काम करता हूँ, कल से कुर्सी एसी और कारपेट नहीं होगा क्लास में, सब जमीन पे बैठकर पढ़ना है भाई। एक काम करता हूँ, कुर्सी या एसी कारपेट हटवा देता हूँ, जब इनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है। बेटा अगर मैं इन चीजों को हटवा दूं तो क्या होगा? एकदम मूड खराब हो जाएगा, एकदम मूड खराब हो जाएगा। सुनते जाओ बेटा, देखो गेम को समझो। हाइडलर ने बड़ी प्यारी थ्योरी बयान करी है। बेटा आप ऑफिस गए, ऑफिस में टेबल और कुर्सी लगा हुआ था, सुनना, ऑफिस में क्या लगा हुआ था? टेबल और कुर्सी लगा हुआ था। सुनिएगा भाई बात को। तो एम्प्लॉयर ने कहा दादा तुम्हें टेबल कुर्सी दिया है, खुश हो? तो आपने कहा सर इसमें खुशी की क्या बात है, टेबल कुर्सी तो आप दोगे ही, इसमें क्या मोटिवेशन है? तो उसने कहा ओके कल टेबल कुर्सी हटाता हूं, जमीन पे बैठ के काम करना। तो उसने अगले दिन टेबल कुर्सी हटा दिया, तो तुम लड़ने लग गए। तो हर्ट्जबर्ग ने कहा देखो इधर एक इल्मी मसला है, एक इल्मी नुक्ता है, इसे समझो। बेटा कुछ फैक्टर्स होते हैं हाइजीन फैक्टर्स, सुनना, हाइजीन फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिसकी मौजूदगी में कोई मोटिवेशन नहीं है। बेटा बात सुनी नहीं तुमने? ऐसे करो, ऐसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी। हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर है जिसकी मौजूदगी में कोई मोटिवेशन नहीं है। अगर वो मौजूद है कोई मोटिवेशन नहीं है, लेकिन अगर उसे हटा लिया जाए तो डीमोटिवेशन आ जाती है। क्लास में एसी लगा हुआ है, ये हाइजीन फैक्टर है तो इट्स ओके, एसी तो होता ही है, कोई मोटिवेशन नहीं है। लेकिन अगर इस एसी को उतरवा दूं ना तो सबके मुंह चढ़ जाएंगे, सर ये क्या गर्मी में बिठा दिया, ये कोई तरीका है? तो मैंने कहा जब लगाया था तो खुश तो नहीं हो रहे थे, फिर नाराज क्यों हो रहे हो? हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर है जिसकी मौजूदगी में कोई मोटिवेशन नहीं है, लेकिन उसकी एब्सेंस में डीमोटिवेशन है। हर्ट्जबर्ग ये समझाता है कि आप हाइजीन फैक्टर्स देकर लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते, सुनना मेरी बात। हर्ट्जबर्ग ये समझाता है कि आप हाइजीन फैक्टर्स देकर लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते, बस आप उन्हें डीमोटिवेट होने से बचा सकते हो। देखो बेटा एक है हाइजीन फैक्टर्स, अच्छा एक होते हैं मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स वो चीजें हैं जिनकी मौजूदगी हमें मोटिवेट करती है। इधर सुने, मोटिवेटर वो फैक्टर है जिसकी मौजूदगी हमें मोटिवेट करती है, लेकिन मोटिवेटर की गैर मौजूदगी पता है क्या करती है? जब मोटिवेटर एब्सेंट होता है तो हमारी तवज्जो हाइजीन फैक्टर के ऊपर चली जाती है। बहुत यकीन करो 1 लाख रुपए की बात है ये, बहुत प्यारी बात, सुनो मैं रिपीट करता हूं। हर्ट्जबर्ग क्या कह रहा है? हर्ट्जबर्ग क्या कह रहा है सुने, कहता है दो चीजें हैं देखो दुनिया में, एक होती है जिन्हें हम कहते हैं हाइजीन फैक्टर्स, एक होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? हाइजीन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स अगर प्रेजेंट हैं, हाइजीन फैक्टर्स अगर प्रेजेंट है, मौजूद है, तो कोई मोटिवेशन नहीं है।
अगर ये प्रेजेंट है तो बेटा कोई मोटिवेशन नहीं, लेकिन अगर मैं इन्हें हटा दूं, अगर मैं इन्हें हटा दूं तो डीमोटिवेशन आ जाएगी। अगर मैं इन्हें हटा दूं तो क्या आ जाएगी? डीमोटिवेशन आ जाएगी। अच्छा, एक होते हैं बेटा मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स का क्या कमाल है बेटा, अगर मोटिवेटर प्रेजेंट है, अगर मोटिवेटर प्रेजेंट है तो मोटिवेशन है, और अगर मोटिवेटर एब्सेंट है तो क्या होगा? तो क्या होगा? हम डाइवर्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स हाइजीन फैक्टर्स। सर बात समझ नहीं आई, अभी समझाएंगे, बहुत मजेदार बात है भाई, परेशान तो होना ही नहीं है। सुनना इधर, सुनना इधर बेटा, अगर क्लास बहुत मजेदार चल रही हो, टीचर क्या मिसालें दे रहा हो, बेहतरीन लर्निंग आ रही हो, मजा आ रहा हो, सुनना इधर, अरे टीचर क्या मजेदार लेक्चर दे रहा है, तो आपको पता है टूटी हुई कुर्सी भी तकलीफ नहीं देती। जब लेक्चर मजेदार होता है, मोटिवेटर्स क्या है? मोटिवेटर्स है लर्निंग, इंटरेस्ट। जब इंसान को मोटिवेटर मिल रहे होते हैं बेटा, एक ऐसा लेक्चर जो बड़ा मजेदार हो, इंटरेस्टिंग हो, क्या मिसालें दे रहा है टीचर, मजा आ रहा है, तो आपको कुर्सी और एसी का ख्याल ही नहीं आता। ये ख्याल ही नहीं आया कि कुर्सी टूटी हुई थी, ये ख्याल ही नहीं आया कि क्लास में सफाई नहीं थी। लेकिन अब सोचो बेटा, वो लेक्चर जो बहुत बोरिंग होता है, वो टीचर जो मजेदार लेक्चर नहीं दे रहा होता, तो फिर बच्चा क्या कर रहा होता है? फिर बच्चा कुर्सी को हिला के देख रहा होता है, फिर एसी को देख रहा होता है, फिर सफाई को देख रहा होता है। यानी जब मोटिवेटर एब्सेंट हो जाता है तो हम किसके बारे में सोचने लग जाते हैं? फिर हम हाइजीन फैक्टर्स के बारे में सोचने लग जाते हैं। नहीं समझ आई बात बेटा? एक अच्छी मूवी लोकल सिनेमा में देखकर बैठकर देख लो तो भी मजा आएगा। एक अच्छी मूवी लोकल सिनेमा में बैठकर देख लो, मजा आएगा। तुम्हें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्याल ही नहीं आएगा, तुम बोलोगे नहीं नहीं यार बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक अच्छी मूवी, एक अच्छी मूवी लोकल सिनेमा में बैठकर देख लो, मजा आएगा। लोकल घटिया सिनेमा में तो भी मजा आएगा, क्योंकि मूवी इतनी अच्छी होगी तुम्हारा ख्याल हाइजीन फैक्टर की तरफ जाएगा ही नहीं। लेकिन एक बहुत बेकार मूवी एक अच्छे सिनेमा में बैठकर देखोगे ना तो भी मजा नहीं आएगा। बेशक सिनेमा बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि मूवी बेकार है तो बंदा हाइजीन फैक्टर्स के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। हर्ट्जबर्ग हमें ये समझा रहा है कि आपको ये समझने की जरूरत है कि दुनिया में कुछ हैं हाइजीन फैक्टर्स। हर्ट्जबर्ग ये समझा रहा है कि बेटा दुनिया में कुछ हैं हाइजीन फैक्टर्स और कुछ हैं मोटिवेटर्स। ओके बेटा? तो बेटा हर्ट्जबर्ग क्या बात कह रहा है कि आप अपने इंप्लॉइज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को हाइजीन फैक्टर्स भी देते हैं और मोटिवेटर्स भी देते हैं। अब देखें हर्ट्जबर्ग का मॉडल क्या था। हर्ट्जबर्ग ने कहा देखें सर, हाइजीन फैक्टर्स क्या है, पहले ये आइडेंटिफाई कर लें। हाइजीन फैक्टर्स हैं बेसिक जरूरियात। बेटा नाउ थिंक ऑफ एन एम्प्लॉई, एक एम्प्लॉई के बारे में सोचें। बेटा एक एम्प्लॉई के लिए हाइजीन फैक्टर क्या है? वर्किंग कंडीशंस एक हाइजीन फैक्टर है कि भाई वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। सैलरी, तनख्वाह एक हाइजीन फैक्टर है। अच्छा देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बेटा हर महीने की पहली तारीख को आपको तनख्वाह मिलती है, क्या ये आपको मोटिवेट करता है? बोले भाई, हर महीने की पहली तारीख को एक फिक्स तनख्वाह मिलती है, क्या ये चीज आपको मोटिवेट करती है या नहीं करती है? तो आपको पता है जवाब है नो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हर महीने की पहली तारीख को जो हमें फिक्स्ड तनख्वाह मिलती है वो हमें मोटिवेट नहीं करती।
क्यों, सुनिएगा बेटा। जब आपका इंक्रीमेंट लगता है ना, तो वो तो आपको शुरू में मोटिवेट करता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो तनख्वाह आपके लिए नॉर्मल तनख्वाह बन जाती है। बेटा आप इसे ऐसे समझ लो कि आप लोग, जाहिर है आप में से भी बहुत सारे बच्चे जॉब नहीं कर रहे होंगे, आप लोग अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी लेते होंगे। कुछ बच्चे जॉब भी कर रहे होंगे, लेकिन मेजॉरिटी अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी लेते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स आपको 10,000 रुपए पॉकेट मनी दे रहे हैं पिछले 6 महीने से, इस महीने भी वो आपको 10,000 रुपए दें, तो क्या ये 10,000 रुपए मिलना आपके बिहेवियर में कोई चेंज लाता है? गिव इट अ थॉट। नो बेटा, क्योंकि वो 10,000 रुपए आपके लिए नॉर्मल हो जाते हैं, आपके लिए नॉर्मल बात हो जाती है। हाँ, अगर आपके पेरेंट्स बोले कि इस महीने में आपको 10,000 के बजाय 11,000 रुपए देंगे, तो वो जो 1,000 रुपए एडिशनल मिलेंगे वो आपको कुछ महीने तक मोटिवेट करेंगे, फिर उसके बाद वो 11,000 भी आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, जो फिक्स्ड सैलरी होती है वो भी एक हाइजीन फैक्टर होती है। हाँ, जो परफॉर्मेंस रिलेटेड पे है वो मोटिवेटर होती है, क्योंकि वो चेंज हो रही होती है। जो फिक्स तनख्वाह हो गई, जो वर्किंग कंडीशंस हो गई, जो पॉलिसीज हो गई, ये तमाम चीजें हाइजीन फैक्टर्स है। अच्छा, मोटिवेटर्स क्या है बेटा? बेटा लर्निंग, अचीवमेंट, प्रमोशन है भी, सेंस ऑफ रिकग्निशन, ये हमारे लिए मोटिवेटर है। अब देखें आपको हर्ट्जबर्ग क्या समझाना चाह रहे हैं। बेटा हर्ट्जबर्ग आपको ये समझा रहे हैं कि आप इंप्लॉइज को ज्यादा हाइजीन फैक्टर्स ना दो। बेटा आप इंप्लॉय को जितनी भी अच्छी वर्किंग कंडीशंस दे दोगे, आप उसे जितनी भी ज्यादा फिक्स सैलरी दे दोगे, बेटा वो एक वक्त के बाद नॉर्मल हो जाएगी। नहीं बेटा, बोनस इज नॉट अ हाइजीन फैक्टर। बोनस क्योंकि एक शॉर्ट टर्म इंक्रीमेंट होता है तो मोटिवेटर बनता है, लेकिन एक चीज जो कंसिस्टेंसी के साथ मिलती जाए वो हाइजीन फैक्टर बन जाती है। जैसे फिक्स सैलरी हाइजीन फैक्टर है, लेकिन परफॉर्मेंस रिलेटेड पे हो गई वो मोटिवेटर है, बोनस हो गया वो मोटिवेटर है। अच्छा, अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हर्ट्जबर्ग ये कहता है कि आप अपने इंप्लॉइज को बहुत ज्यादा हाइजीन फैक्टर्स ना दो। हर्ट्जबर्ग ये कहता है कि आप अपने इंप्लॉइज को बहुत ज्यादा हाइजीन फैक्टर्स ना दो। आप जितनी भी अच्छी वर्किंग कंडीशंस दे दोगे वो कुछ अरसे के बाद नॉर्मल हो जाएंगी। आप उन्हें जितनी भी अच्छी फिक्स सैलरी दे दोगे वो कुछ अरसे के बाद नॉर्मल हो जाएंगी। अगर आप अपने लड़कों को मोटिवेट करना चाहते हो तो आप उन्हें क्या दो? आप उन्हें चैलेंजिंग जॉब्स दो, आप उन्हें लर्निंग्स दो, आप उन्हें वेरिएबिलिटी दो, वो उन्हें मोटिवेट करेगी। और याद रखना बेटा, जब जिंदगी में से मोटिवेटर्स खत्म हो जाते हैं तो हमारी तवज्जो हाइजीन फैक्टर्स की तरफ चली जाती है। जब तक हमें मोटिवेटर्स मिलते रहते हैं, मैं आपको इसकी अपने ऊपर रखकर एक मिसाल देता हूं। बेटा जब मैंने, जाहिर है मैं टीचिंग तो बहुत स्टार्ट ऑफ कैरियर से कर रहा हूं, इवन जब मैंने ईसीसी स्टार्ट किया था आज से 13-14 साल पहले, तब से मैं टीचिंग कर रहा हूं। फिर मैंने ईसीसी कंप्लीट किया, आईसीडब्ल्यू किया। ये सब करने के बाद एक फेज आया जिंदगी का जब मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करनी थी, ताकि आप लोग जानते ना एसीसी और आईसीडब्ल्यू में जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपको 3 साल की जॉब करनी है। तो बेटा जब मैं 3 साल की जॉब करने, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने कंपनी में गया, तो मैंने कुछ अरसा अर्नस्ट एंड यंग में काम किया, कुछ अरसा आईसीआई में काम किया, आईसीआई पाकिस्तान जो इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री है। तो अब सुनिएगा बेटा, जब मैं आईसीआई में अपनी ज्वाइनिंग दे रहा था तो मेरी सैलरी थी 30,000 रुपीज, लेकिन मैं उस वक्त टीचिंग भी करता था। अच्छा, नाउ यू ऑल नो कि टीचिंग के अंदर जितना अमाउंट ऑफ मनी आप अर्न करते हो और जॉब में जो आप अमाउंट ऑफ मनी अर्न करते हो उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता। यानी जब मैं आईसीआई पाकिस्तान में जॉब करने गया उस वक्त मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था टीचिंग करते हुए। तो आईसीआई पाकिस्तान मुझे 30,000 रुपीज दे रहा था, जबकि मैं जो अपनी टीचिंग से तो बहुत ज्यादा कमाता था। तो अब जब मैं उधर जॉब करने गया तो अक्सर लोग कहते थे कि भाई उवैस तो भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा? क्योंकि इसको तो 30,000 रुपए मोटिवेट ही नहीं करेंगे। और हकीकत बात है, गाड़ियां हम बड़ी बड़ी चलाते थे, इतना तो हम अय्याशियों में उड़ा देते थे, तो 30,000 रुपए तो हमें मोटिवेट ही नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता है जब मैंने वहां जॉब करना शुरू करी मुझे इतना मजा आता था, आई लव इट, मुझे मजा आता था। पहला 1, 1.5, 2 साल तो मैं मगन हो गया था, इतना मजा आता था मुझे काम में। क्यों? क्योंकि शुरू के ईयर्स में लर्निंग थी, शुरू के ईयर्स में लर्निंग थी।
शुरू के इयर्स में नया काम था जो इंजॉयमेंट, मजा देता था। शुरू के इयर्स में क्या थी बेटा? लर्निंग थी, इंजॉयमेंट थी, जो क्या देता था? मजा देता था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, बड़ा मजा आता था, लर्निंग होती थी लाइफ में भाई। तो वो जो स्टार्टिंग ईयर्स थे, दोज वर वेरी इंजॉयबल। वो थे मोटिवेटर्स, वो थे मोटिवेटर्स। अब देखो बेटा, जब मैं शुरू का पहला दूसरा साल काम किया तो नए नए काम सीखने को मिलते थे, एक अचीवमेंट, एक सेंस ऑफ लर्निंग आता था। तो शुरू के 1-2 साल मैंने कभी सैलरी के बारे में सोचा ही नहीं, यार ये मुझे सिर्फ 30,000 रुपए दे रहे। लेकिन हाँ, वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि वो लर्निंग का फेज खत्म हो गया। जाहिर है बेटा, कोई रोज नया 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 थोड़ी होता। एक वक्त के बाद वो जॉब्स पुरानी होती जाती हैं, आप करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो, तो वो काम आपके लिए पुराना एक रूटीन हो जाता है। फिर आपको पता है 2-2.5 साल के बाद मैंने क्या महसूस किया कि यार मैं तो वही काम रोज कर रहा हूँ, मेरी कोई लर्निंग तो हो ही नहीं रही। यानी वो जो लाइफ में मोटिवेटर था वो खत्म हो गया। और जैसे ही वो मोटिवेटर खत्म हुआ, मेरी नजर किस चीज पर गई? मैंने कहा यार, ना यहाँ लर्निंग है, यहाँ मोटिवेटर भी नहीं है। और मैंने कहा यार, अब तो सैलरी भी बस 30 ही हजार है, इससे अच्छा तो मैं टीचिंग ही कर लेता हूँ, वहां ज्यादा कमा लूंगा। और मैं रिजाइन करके आ गया, अपने 3 साल ट्रेनिंग के पूरे किए और मैं भाग गया। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हर्ट्जबर्ग ये कहता है कि आप लड़कों को हाइजीन फैक्टर्स से मोटिवेट ना करो, आप लड़कों को मोटिवेटर्स दो। व्हाट आर मोटिवेटर्स? लर्निंग, अचीवमेंट, ग्रोथ, रिकग्निशन, ये है मोटिवेटर। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, बोनस, इंक्रीमेंट, ये है मोटिवेटर। लेकिन बेटा जो फिक्स्ड सैलरी होती है, जो हर महीने मिल रही होती है, बेटा जो फिक्स्ड सैलरी मिल रही होती है, जो हर महीने मिल रही होती है, वो तो एक हाइजीन फैक्टर है। सो बेटा, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि लाइफ में एक है हाइजीन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स क्या है? जो बेसिक नीड्स हैं बेटा, सैलरी मिलना, वर्क कंडीशंस, पॉलिसीज, ही हाइजीन फैक्टर्स हैं। बेटा अगर हाइजीन फैक्टर्स मौजूद हैं तो इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है। अगर हाइजीन फैक्टर्स मौजूद हैं तो बेटा इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है, बिकॉज दे आर जस्ट नॉर्मल। बेटा अगर हाइजीन फैक्टर्स मौजूद हैं तो इसमें कोई मोटिवेशन नहीं, बिकॉज दे आर जस्ट नॉर्मल। बट बेटा अगर हाइजीन फैक्टर एब्सेंट हो गए तो बड़ी नाराजगी हो जाएगी। बेटा एक एम्प्लॉय को उसकी फिक्स सैलरी मोटिवेट नहीं कर रही होती, लेकिन अगर आप उसकी सैलरी 1 महीना रोक दो तो तब जाएगा, नाराज हो जाएगा। हर्ट्जबर्ग ये कहता है व्हाट यू नीड टू मेक श्योर इज कि बस हाइजीन फैक्टर्स मौजूद रहें। लेकिन आप हाइजीन फैक्टर देकर मोटिवेट करने की कोशिश ना करो। लोग मोटिवेट कब होंगे? जब लर्निंग होगी, जब ग्रोथ होगी, जब अचीवमेंट होगी, जब अथॉरिटी होगी, वो उनको मोटिवेट करेगा। आप उन्हें मोटिवेटर फेंकते जाओ, वो हाइजीन फैक्टर के बारे में सोचेंगे ही नहीं। हाँ, जैसे ही मोटिवेटर्स मिलना कम हो गए, अब वो डाइवर्ट हो जाएंगे हाइजीन फैक्टर के ऊपर। अब वो बोलेंगे कि कुर्सी भी अच्छी नहीं है, टेबल भी अच्छा नहीं है। बेटा प्रमोशन इज अ मोटिवेटर, क्योंकि जब प्रमोशन मिलता है तो लर्निंग मिलती है, प्रमोशन मिलता है तो अथॉरिटी मिलती है, प्रमोशन मिलता है तो ग्रोथ मिलती है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं, समझिएगा इधर। आपको पता है बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एम्प्लॉयज को अच्छी वर्क कंडीशंस देकर मोटिवेट करना है। नहीं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एम्प्लॉयज को अच्छी फिक्स्ड सैलरी देकर मोटिवेट करना है। नहीं, हाँ, वर्क कंडीशन, फिक्स सैलरी जरूरी है, इसका मौजूद होना जरूरी है, लेकिन इसकी मौजूदगी वर्कर को रोक कर नहीं रखेगी। बेटा आप 20,000 दे रहे हो, अगला 22,000 दे देगा। आप 2 लाख दे रहे हो, अगला 2.5 लाख दे देगा। अगर हाइजीन फैक्टर्स पर ही लड़के रुकते होते तो फिर तो कोई नहीं रुकेगा। हर बंदा थोड़े पैसे ज्यादा देकर बंदे तोड़ लेगा। बंदा रुकता है मोटिवेटर की वजह से, बंदा रुकता है लर्निंग की वजह से, बंदा रुकता है ग्रोथ की वजह से, बंदा रुकता है रिस्पेक्ट की वजह से, अथॉरिटी की वजह से। बेटा आप एक बात को सोचो,
आप एक बात को सोचो, बेटा मैं इतने कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ, इतने इदारों में पढ़ाता हूँ, हाइजीन फैक्टर, वर्क कंडीशन, सैलरी तो सब मुझे देते हैं, लेकिन आपको पता है हर इदारे में पढ़ाने में मजा नहीं आता, हर इदारे में अपनाइयत नहीं होती। जो बच्चे मुझे ए लेवल्स की दुनिया से जानते हैं वो जानते होंगे कि जिस ताकत से मैं मिर्चा वाला में पढ़ाता हूँ, ऐसे में कहीं और नहीं पढ़ाता। ओएस मिर्चा वाला में एक अलग प्रोडक्ट है भाई। दूसरे इदारों में जब मैं पढ़ाने जाता हूं तो ये वाला ओएस मिर्चा वाला तो नहीं मिलता आपको। यहां आपको मेरा फुल पोटेंशियल मिलता है। क्यों? क्योंकि मिर्चा वाला में मेरे पास मोटिवेटर्स हैं, मेरे पास अथॉरिटी है, मेरी ग्रोथ है, मेरा इदारा है, मेरे पास सेंस ऑफ अचीवमेंट है। अब क्या की एक बात बताऊं, हाइजीन फैक्टर तो हो सकता है मुझे दूसरे इदारों में अच्छे मिलते हो, क्योंकि जब मैं किसी और के इदारे में जाकर पढ़ाता हूं तो मैं कॉम्प्रोमाइज थोड़ी करता, मैं कहता हूं मुझे ये सब मिलेगा तो मैं लेक्चर दूंगा वरना मैं जा रहा हूं। हाइजीन फैक्टर तो मुझे वहां अच्छे मिलते हैं, लेकिन मैं फिर भी मोटिवेटेड नहीं होता। मोटिवेटेड मैं अपने इदारे में होता हूं। आप मिर्चा वाला में मुझसे 14 घंटे खड़े रखकर पढ़वा लो, जब मैं क्रैश कोर्सेज लेता हूं तो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक कंटिन्यूस लेक्चर देते हैं हम लोग, इतना सा भी नहीं थकते। रात 10 बजे भी आप मुझे हंसता हुआ पाओगे। लेकिन आपको पता है मैं कुछ किसी और इदारों में जाकर 4 घंटे भी पढ़ा लूं तो मैं थका थका फील करने लगता हूं। क्यों? क्योंकि वहां मुझे मोटिवेटर नहीं मिल रहे होते। भाई हाइजीन फैक्टर तो एक से एक मिलते हैं, और हकीकत बात है गैर तो हमारी ज्यादा इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ओवैस मिर्चा वाला की क्या अहमियत है। आगे पीछे नौकर वर्कर सब घूम रहे होते हैं, सर आए सर आए सर आए, लेकिन फिर भी मजा नहीं आ रहा होता क्योंकि मोटिवेटर्स एब्सेंट होते हैं। What the Hertzberg is trying to teach us is कि आप लोगों को हाइजीन फैक्टर से मोटिवेट ना करो, आप उन्हें वर्क कंडीशन, सैलरी, ये चीजों से मोटिवेट ना करो, आप उन्हें मोटिवेटर्स दो। व्हाट आर मोटिवेटर्स? लर्निंग, अचीवमेंट, रिकग्निशन, ग्रोथ, प्रमोशन। आप उन्हें ये चीजें दो, वो मोटिवेट हो जाएंगे और वो कभी हाइजीन फैक्टर्स के बारे में सोचेंगे ही नहीं। वो कभी हाइजीन फैक्टर्स के बारे में सोचेंगे ही नहीं। when there is learning, when there is growth, when there is promotion, when there is sense of recognition, we don't think about hygiene factor। यार सैलरी कम ज्यादा चलती है, यहाँ रिस्पेक्ट है यार। सैलरी कम ज्यादा चलती है यार, यहाँ लर्निंग है यार। सैलरी कम ज्यादा चलती है यार, यहाँ ग्रोथ है यार। सैलरी कम ज्यादा चलती है यार, यहाँ रिकग्निशन है यार, यहाँ अपनी रिस्पेक्ट है यार। ऐसे सुना है ना लोगों को बोलते हुए, यानी लोग मोटिवेटर्स से मोटिवेट होते हैं। हाइजीन फैक्टर, वर्क कंडीशन, फिक्स सैलरी चल जाती है। सो हर्ट्जबर्ग ने हमें ये थॉट प्रोसेस दिया, हर्ट्जबर्ग ने हमें ये पर्सपेक्टिव दिया कि डोंट इन्वेस्ट टू मच ऑन हाइजीन फैक्टर्स, डोंट इन्वेस्ट टू मच ऑन हाइजीन फैक्टर्स। रीजनेबल हाइजीन फैक्टर्स रखें, लेकिन लोगों को जो चीजें आपने देनी है वो है असल में मोटिवेटर्स। आप उन्हें लर्निंग, ग्रोथ, सेंस ऑफ अचीवमेंट, रिस्पेक्ट, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, इंक्रीमेंट, फ्यूचर, ये चीजें दिखाएं, फिर देखें वो किस ताकत से काम करते हैं। आई होप कि आप लोगों को बात समझ आ रही है मेरी। अच्छा, अब एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल किया, सर ये भी बंदे पर भी डिपेंड करता है कि कुछ लोगों को जिंदगी में चाहिए ही हाइजीन फैक्टर होते हैं। मैं आपके ओपिनियन से कुछ हद तक एग्री करूंगा। यस, कुछ लोग जिंदगी हाइजीन फैक्टर पर ही गुजार देते हैं, लेकिन स्टिल 99% ऑफ द पीपल को मोटिवेटर्स आगे बढ़ाते हैं। बेटा आप अपने ऊपर रखकर सोचो, देखो सोचो बेटा, एक जॉब है जिधर लर्निंग है, एक जॉब है जिधर फ्यूचर है, ग्रोथ है, तो उधर बंदा कम सैलरी पर भी चला जाता है। अब मैं आपको इसकी बड़ी प्यारी मिसाल देता हूं। बेटा जब आप लोग एसी से क्वालिफाई करोगे, बेटा जब आप लोग एसी से क्वालिफाई करोगे तो आपके पास दो जॉब ऑप्शंस होंगे। एक जॉब ऑप्शन होगा कि आप ऑडिट फर्म में चले जाओ। प्राइमरीली दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन होता है कि आप ऑडिट फर्म में चले जाओ और एक ऑप्शन होता है कि आप कॉर्पोरेट में, कंपनीज में चले जाओ।
अच्छा, आपको पता है बेटा, कंपनीज में वर्क एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा होता है और कंपनीज में सैलरी भी अच्छी होती है। कंपनीज में वर्क एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है और सैलरी भी अच्छी होती है। लेकिन आपके ख्याल में ज्यादातर बच्चे क्वालिफाई करने के बाद कहाँ जाना प्रेफर करते हैं? ऑडिट फर्म जाना प्रेफर करते हैं या कंपनी में जाना प्रेफर करते हैं? जी भाई, ज्यादातर बच्चे कहाँ जाना प्रेफर करते हैं? फर्म में जाना प्रेफर करते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि फर्म में लर्निंग है, ग्रोथ है, फ्यूचर है। फर्म में देयर विल बी न्यू क्लाइंट्स, देयर विल बी न्यू लर्निंग, यू विल गेट एक्सपोजर ऑफ द मार्केट। जबकि अगर आप एक कंपनी में चले गए तो आप एक बंद कमरे में आ गए। अब आप सिर्फ उस कंपनी को सीखोगे, अब आप पूरी दुनिया को, नए नए क्लाइंट्स, अलग अलग इदारों को नहीं सीख सकोगे। तभी बच्चा फर्म जाना पसंद करता है, क्योंकि फर्म में मोटिवेटर है, रोज चैलेंजिंग जॉब है, नया क्लाइंट, नया काम, एक क्लाइंट खत्म हुआ फिर नया क्लाइंट, फिर नई लर्निंग। तो इसलिए बच्चा फर्म जाना पसंद करता है, क्योंकि ऑडिट फर्म में उसे क्या मिलते हैं बेटा? ऑडिट फर्म में उसे मिलते हैं मोटिवेटर्स। बेटा, ऑडिट फर्म में उसे मिलते हैं मोटिवेटर्स। कंपनी में हाइजीन फैक्टर्स तो अच्छे होते हैं बेटा, कंपनी में ये हाइजीन फैक्टर्स तो उसे अच्छे मिल रहे होते हैं। कंपनी में उसे हाइजीन फैक्टर्स तो अच्छे मिल रहे होते हैं, फिक्स सैलरी, वर्क एनवायरनमेंट, ये चीजें तो अच्छी मिल रही होती हैं, है भी। सैलरी, कंडीशन, सुपरविजन, पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो मिल रहा होता है। लेकिन कुछ अरसे में ही मोटिवेटर्स गायब हो जाते हैं। ओके, व्हाट इज मोटिवेटर्स? रिकग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, एडवांसमेंट, ग्रोथ, ये चीजें मोटिवेटर है। Frederick Herzberg produced his two-factor theory of motivation. He concluded that certain factors lead to job satisfaction, which are the motivators, and different group lead to dissatisfaction, which are hygiene factors. कुछ चीजें हाइजीन फैक्टर्स हैं और कुछ चीजें मोटिवेटर्स हैं। बेटा, हाइजीन फैक्टर की गैर मौजूदगी डीमोटिवेट करेगी, मोटिवेटर की गैर मौजूदगी डीमोटिवेट नहीं करती, इंसान को हाइजीन की तरफ ले जाती है। अ लैक ऑफ मोटिवेटर, जब मोटिवेटर नहीं मिलेगा, विल इंकरेज एम्प्लॉइज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द हाइजीन फैक्टर्स। जब एम्प्लॉई को मोटिवेटर नहीं मिलता, जब एम्प्लॉई को मोटिवेटर नहीं मिलता, तो वो हाइजीन फैक्टर की तरफ चला जाता है। These, although they can be regarded as motivators in the very short term, will eventually dissatisfy. बेटा, जब इंसान को मोटिवेटर नहीं मिलता तो अल्टीमेटली किसकी तरफ जाता है? हाइजीन फैक्टर्स की तरफ जाता है। अब हाइजीन फैक्टर्स थोड़े दिन तो आपको मोटिवेट कर देते हैं, जैसे आपको नया टेबल मिला, नई कुर्सी मिली, तो ये आपको थोड़े दिन तो मोटिवेट करेगी, लेकिन अल्टीमेटली वो डीमोटिवेट कर देती है, क्योंकि वो चीजें पुरानी होती जाती हैं। तो हाइजीन फैक्टर की मौजूदगी मोटिवेट करेगी, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी, अगर वो कंटिन्यूसली अपडेट नहीं हो रही, तो वो इंसान को अल्टीमेटली डीमोटिवेट कर देगी। तो फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग क्या कह रहा है कि हमें ज्यादा काम किस पर करना है? मोटिवेटर्स पर। हर्ट्जबर्ग सजेस्टेड दैट वेयर देयर इज एविडेंस ऑफ poor motivation, such as low productivity, poor quality, strikes, management should not pay too much attention to hygiene factors. आप बहुत ज्यादा hygiene factor पर काम ना करो, such as pay and condition. Despite the fact that these are traditional targets for the aspiration of organized labor, their potential from bringing improvement to work attitude is limited. Instead, Hertzberg suggested that three types of job design would offer a better job satisfaction. समझे? हर्ट्जबर्ग क्या कह रहा है कि अगर आपके लड़के डीमोटिवेटेड हैं, आपको लग रहा है कि यार ये डीमोटिवेटेड हो गए, अगर आपके लड़के क्या है? डीमोटिवेटेड है, तो आप बहुत ज्यादा अटेंशन हाइजीन फैक्टर को ना दो, बावजूद इसके कि ट्रेडिशनली हाइजीन फैक्टर ही मकसद होता था। बेटा, पुराने जमाने में हाइजीन फैक्टर ही मकसद होता था।
आप बहुत ज्यादा, लेकिन हर्ट्जबर्ग कहता है कि आप हाइजीन फैक्टर को तवज्जो ना दो, आप मोटिवेटर पर काम करो, आप एम्प्लॉय की जॉब डिजाइन पर काम करो, उसकी जॉब को इंटरेस्टिंग बना दो। जैसे ही तुम्हें नजर आ जाए, जैसे ही बेटा तुम्हें क्या नजर आ जाए, यार अपना लड़का डीमोटिवेटेड है, जैसे ही तुम्हें नजर आ जाए कि लो प्रोडक्टिविटी हो रही है, तुम्हें नजर आ जाए कि डीमोटिवेशन है, जैसे ही तुम्हें क्या नजर आ जाए कि डीमोटिवेशन है, लड़का डीमोटिवेटेड है, हर्ट्जबर्ग क्या कहता है कि तुम हाइजीन फैक्टर पर काम मत करो, रुक जाओ। पुराने जमाने में लोग हाइजीन फैक्टर पर काम करते थे, हर्ट्जबर्ग मना कर रहा है कि नहीं 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 नहीं, हाइजीन फैक्टर पर काम नहीं करना। किस पर काम नहीं करना? हाइजीन फैक्टर पर काम नहीं करना, मोटिवेटर जॉब डिजाइन पर काम करो। मोटिवेटर दे दो इसे। मोटिवेटर क्या है? उसको लर्निंग दे दो, उसको ग्रोथ दे दो, उसे पावर दे दो, उसे रिकग्निशन दे दो, उसको मोटिवेटर का कैप्सूल मारो, एकदम मोटिवेट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हमारा लड़का डिमोटिवेटेड होता है, हम सैलरी बढ़ा देते हैं। नहीं 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 नहीं, सैलरी बढ़ाना मोटिवेट करेगा शॉर्ट टर्म में। जब तुम्हें नजर आए ना लड़का डिमोटिवेटेड हो रहा है, जब तुम्हें नजर आए ना कि लड़का डिमोटिवेटेड हो रहा है, तो हर्ट्जबर्ग क्या कहता है? हाइजीन फैक्टर नहीं देना, उसको थोड़ा सा मोटिवेटर दे दो, उसको रिकग्निशन दे दो, उसे ग्रोथ दे दो, उसे प्रमोशन दे दो, उसे जॉब रोटेशन दे दो, उसका जॉब का डिजाइन ऐसा कर दो कि उसका दिल लग जाए, फिर वो कम तनख्वाह में भी जान मारेगा। तो तीन चीजें उसने बयान करी। एक होती है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब होता है उसका काम बदलने। बेटा एक वर्ड होता है जिसे कहते हैं जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब क्या होता है कि उसे एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ ले जाए। एक होता है जॉब रोटेशन, कि एक काम से दूसरे काम पर ले जाए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि लड़का एक ही काम कर करके बोर हो जाता है, तो जब आप उसे रोटेशन देते हो तो उसे थोड़ी एनर्जी मिलती है। जब आप उसे रोटेशन देते हो तो उसे थोड़ी एनर्जी मिल जाती है। आप उसे रोटेशन दे दो, आप उसे क्या दे दो? रोटेशन दे दो। सही। देखो बेटा प्रमोशन, अब कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आए उनका जवाब दे दूं फिर वापस आता हूं। बेटा हाइजीन फैक्टर में फिक्स सैलरी हो गई आपकी, आपके वर्क कंडीशंस हो गए, है भाई, जो बेसिक बेसिक चीजें आपको मिलती है, जो क्लीनिनेस हो गई, सफाई सुथराई हो गई, ये हाइजीन फैक्टर्स हैं। सही। मोटिवेटर्स क्या है? लर्निंग ग्रोथ वगैरह। अच्छा, एक बच्चे ने कहा सर प्रमोशन से तो सैलरी भी बढ़ जाती है। हाँ बेटा, जब प्रमोशन होता है तो हाइजीन फैक्टर तो मिलेगा, लेकिन साथ में मोटिवेटर भी मिलता है, क्योंकि जब लड़का प्रमोट होता है तो उसकी पावर, उसकी ऑटोनॉमी, उसकी अथॉरिटी बढ़ती है, तो वो उसके लिए एक मोटिवेटर बन जाता है। सही। अच्छा कमिंग बैक, बेटा तीन वर्ड्स बयान किए हर्ट्जबर्ग ने। जॉब रोटेशन, सुनिएगा, जॉब रोटेशन का मतलब है काम बदल दो। कि भाई अगर एक लड़का एक काम कर रहा था तो उसको थोड़ा सा ट्रांसफर दे दो। जैसे भाई एक अकाउंटेंट है, बेचारा सारा दिन कॉस्ट अकाउंटिंग का काम कर रहा है पिछले 5 साल से, तो अब इसे कॉस्ट अकाउंटिंग से ट्रांसफर करके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ले आए। क्योंकि जब जॉब रोटेशन मिलेगी, अच्छा ऐसा नहीं कि कॉस्ट अकाउंटेंट से उसे बोला जा तू चौकीदार बन जा, ये भी रोटेशन है, नहीं नहीं, उसी की फील्ड ऑफ वर्क में रोटेशन दे दे थोड़ी। बेटा होता क्या है कि जब हम एक ही काम बार 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 करते रहते हैं तो बोर्डम हो जाता है, बोरियत हो जाती है। तो जब हमें जॉब रोटेशन मिलती है ना, तो एक वैरायटी आ जाती है काम में, तो ये एक मोटिवेटर बन जाता है, हमें नया काम सीखने का मौका मिल जाता है, ये एक मोटिवेटर बन जाता है। तो हर्ट्जबर्ग ये कह रहा है कि अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा लड़का डीमोटिवेटेड है, हर्ट्जबर्ग क्या कह रहा है कि अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा इंप्लॉई डीमोटिवेटेड है, तो तुम हाइजीन फैक्टर पर मेहनत ना करो, बल्कि तुम किस पर ज्यादा मेहनत करो? तुम मोटिवेटर पर ज्यादा मेहनत करो।
और अब हर्ट्जबर्ग ने उसके 3 तरीके बयान किए कि जॉब रोटेशन कर दें। व्हाट इज जॉब रोटेशन? कि उसकी जॉब काम को चेंज करें। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे इदारे में डाल दें, विद इन ऑर्गेनाइजेशन विद इन हिज फील्ड उसको दूसरा काम दें। क्योंकि एक ही काम कर करके लोग बोर हो जाते हैं, और जब लोगों को ये महसूस होने लगता है कि हमें लर्निंग नहीं मिलेगी तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। एक वर्ड बोला जॉब रोटेशन, एक वर्ड है जॉब इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट का माने कि उसकी जॉब को हॉरिजॉन्टली बड़ा कर दें, यानी उसको 2-3 काम और दें, उसकी जॉब को हॉरिजॉन्टली बड़ा करें। अगर वो पहले सिर्फ एक काम कर रहा था तो उसे 2-3 काम और दे दें, ताकि जब उसे 2-3 काम और मिलेंगे तो उसकी जॉब में एक वैरायटी आएगी। बेटा कितनी बार क्या होता है कि हम एक ही काम कर 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 करके बोर हो जाते हैं। तो एक तो तरीका है कि हमें रोटेट कर दें, दूसरा है हमारी जॉब को हॉरिजॉन्टली बड़ा कर दें, हमें उस काम के अलावा और भी 2-3 काम मिल जाए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे स्ट्रेस आउट कर दो, कि उस पर और बोझ डाल दो, ये नहीं, बैलेंस। उसको थोड़े 7 बंदे दे दिए और उसकी जॉब को थोड़ा इनलार्ज कर दिया। जॉब इनलार्जमेंट का मतलब उसकी जॉब को हॉरिजॉन्टली बड़ा कर दे, उसके पास काम बढ़ाएं थोड़ा। अच्छा, काम बढ़ाने का मतलब वही वाला काम नहीं, थोड़े दूसरे काम भी उसकी जॉब में डालें, ताकि उसकी जॉब में थोड़ी वैरायटी आए, वरना वो बोर हो जाता है। और जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या है? कि वर्टिकली उसे बड़ा करें, प्रमोशन दे दें, उसकी अथॉरिटी बढ़ा दें, प्रमोट करें, उसको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें, वर्टिकल हिरार्की में उसे ऊपर लेकर जाएं। इससे भी वो मोटिवेट होगा, उसे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट और एक सेंस ऑफ रिकग्निशन मिलेगा। एक वर्ड है रोटेशन, जॉब को चेंज कर दें। जॉब चेंज का मतलब दूसरा इदारा या ये नहीं है, जॉब रोटेशन का मतलब है इदारे के अंदर ही उसे ए काम से उठाकर बी काम में ले जाए। जैसे अगर वो अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट्स बहुत सारे काम करते हैं, तो थोड़े दिन कॉस्ट अकाउंटिंग कराई, फिर थोड़े दिन फाइनेंशियल में ले गए, फिर थोड़े दिन ऑडिट में ले गए। रोटेशन दें। बेटा देखेंगे इंसानी बिहेवियर है कि वो एक ही काम बार बार कर करके बोर्डम में आ जाता है, बोरियत में आ जाता है। जॉब रोटेशन कर दे। जॉब इनलार्जमेंट, उसकी जॉब को हॉरिजॉन्टली बड़ा करें, उसको वैरायटी ऑफ जॉब्स दें, 2-3 काम उसे और दें ताकि उसको एक वैरायटी मिले। और जॉब इनरिचमेंट या एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? कि उसको वर्टिकल ऊपर ले जाए, प्रमोशन दे, अथॉरिटी दे और ऑटोनॉमी दे, उसे डिसीजन मेकिंग में बैठाए, तो ये भी उसे मोटिवेट करेगा कि हाँ मेरी ग्रोथ हो रही है। तो बेटा देखिए, हम जो बात कर रहे हैं वो किस पर बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। और थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में हमारे पास जो सबसे पहली स्कूल ऑफ थॉट है वो कंटेंट स्कूल है। कंटेंट स्कूल गिव द पीपल द राइट कंटेंट। अब इसमें इब्राहिम मैस्लो की हिरार्की, इब्राहिम मैस्लो की हिरार्की और फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग का कॉन्सेप्ट। बात को यहां रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हर्ट्जबर्ग को दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ये जो आखिरी की 3 चीजें, इन पर दोबारा से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, और फिर आ जाएंगे विक्टर रूम, जो कि प्रोसेस स्कूल के राइटर। देखिए बेटा, कोशिश करना है कि रेगुलरली रीडिंग करनी है, अपने नोट्स बनाएं, बुक की हार्ड कॉपी साथ रखा करें, उस पर लिखें। बेटा मैं लेक्चर बुक के बिना दे सकता हूं, मेरे लिए आसानी है, वक्त से होगा, लेकिन मैं बुक इसलिए रीड करवाता हूं ताकि आप लोगों को लेटर ऑन रीडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई वर्ड ऐसा ना हो जो मिस आउट हो जाए। सही है बेटा? चले, इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे बेटा। खुदा हाफिज।